हेलो बच्चों, देखो थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, आज उसे कंक्लूड करते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री को। तो देखो हम जैसे कह रहे हैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिफाइन भी किया था कि किस तरीके से हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से गिब्स फंक्शन की कैलकुलेशंस करके स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकते हैं किसी रिएक्शन या किसी प्रोसेस की। एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन या प्रोसेस जो है अगर वो नेगेटिव शो कर दो तो यू विल से दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब यहीं पे बात आती है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो गिब्स एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस Gibbs energy of reaction। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, actually Gibbs energy of reaction is nothing but electrical energy obtained from the system। electrical energy is nothing but the non PV work। इस बात को हम इस तरीके से शो करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है खासकर जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। 12th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करते हैं वी ऑब्टेन फ्रॉम द गैल्वेनिक सेल। तो जैसे हमने डिफाइन किया था कि G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, तो डी जी को लिख सकते हैं हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी, ऐसे लिखते हैं। और H को लिखते हैं U प्लस पी वी, तो डी यू प्लस पी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये हुआ डी जी। बट डी यू क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू टोटल रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू टोटल रिवर्सिबल प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसटीटी, ये है डीजी। अच्छा, ये भी आपको पता है, आपको ये बात पता होती है कि ds सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो मैं यहां से क्यू रिवर्सिबल को क्या लिख सकता हूं? टीडीएस। तो क्यू रिवर्सिबल की जगह टीडीएस आ गया प्लस टोटल वर्क डन में अभी तक तो हम क्या है कि नॉन पीवी वर्क को इग्नोर कर रहे थे, अब तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। नॉन पीवी वर्क ही डेल्टा जी है, तो अब तो हमें टोटल वर्क लेना है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो डब्ल्यू पी वी प्लस डब्ल्यू नॉन पी वी ऐसे लेंगे, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। टी डी एस से ये टी डी एस कैंसिल आउट हो गया। अब पी डी वी क्या होता है? पी वी वर्क क्या होता है? माइनस पी डी वी, आप जानते हो पी वी वर्क जो होता है रिवर्सिबल नेचर का माइनस पी डी वी प्लस डब्ल्यू नॉन पी वी वर्क प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। अगर ध्यान से देखो तो पी डी वी से पी डी वी भी कैंसिल आउट हो गया और डी जी का एक्सप्रेशन आ गया कौन सा? डब्ल्यू नॉन पी वी वर्क प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। यही इक्वेशन आई, यही इक्वेशन आई ना? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये इक्वेशन नंबर 1 आई कि डब्ल्यू डी जी इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फंक्शन इज इक्वल टू नॉन पी वी वर्क प्लस वी डी पी माइनस एस डी पी। बट आप जो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हो गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो साफ दिखता है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे dt भी 0 और dp भी 0, तो पता चला ये दोनों टर्म भी 0 हो गए।
तो dg इज इक्वल टू W नॉन PV, और at constant temperature and pressure, or delta G at constant temperature and pressure for system is equal to W non PV. यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस, यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस. चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस. क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही मैक्सिमम वर्क डिलीवर होता है सिस्टम द्वारा. ये तो पढ़ा हुआ है आपने. रिवर्सिबल वर्क जो होता है एक्सपेंशन में अगर ऑब्टेन कर रहे हैं सिस्टम से, तो मैक्सिमम पीवी वर्क जो होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा. रिवर्सिबल भी तो कह रहे हैं, तो परिभाषा क्या हुई, मतलब डिफाइन कैसे करें. ये डेरिवेशन तो उतना यूजफुल नहीं है, बट एज ए नोट करके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करके लिखेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा भी आता है. चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज और डिक्रीज in Gibbs energy at constant pressure and temperature change or decrease in Gibbs energy at constant pressure and temperature for a reaction is the maximum non-PV work that can be obtained from system. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि चेंज या डिक्रीज इन द गिब्स, क्योंकि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा ना कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तभी तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, जब तो आपको वर्क डिलीवर करेगा. तो चेंज इन गिब्स एनर्जी या डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर रिएक्शन इज द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम. इलेक्ट्रिकल वर्क इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन पीवी वर्क. आप अगर ध्यान देखो तो शुरुआत में मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पढ़ रहे थे, तो वर्क और एनर्जी के दो फॉर्म हम पढ़े थे, दो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, हीट एंड वर्क. हीट एंड वर्क में भी दो टाइप के थे, पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क. पीवी वर्क इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अप और डाउन और द वॉल्यूम चेंज, बट नॉन पीवी वर्क वॉल्यूम चेंज हुए बगैर भी कई बार वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम on the expense of some chemical action or chemical reaction, as it happens in the टॉर्च के सेल. टॉर्च वाले जो सेल होते हैं वो एवरेडी वाले या और निप्पो वाले जो सेल्स आते हैं, 7-8 रुपये का सेल आता है, टॉर्च में डालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं. तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई पीवी वर्क हो रहा है. ऐसा थोड़ी कि सेल ने यूज़ करा और सेल छोटा रह गया, बहुत बड़ा हो गया. सेल तो वही है, उसमें केमिकल रिएक्शंस चलती हैं. उस केमिकल रिएक्शंस के बदले में हमें टॉर्च की रोशनी मिलती है, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन पीवी वर्क. तो इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ non-PV work. Electrical work is an example of non-PV work. ये non-PV work का एक अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल वर्क. अच्छा, ये जो non-PV वर्क है, non-PV वर्क is also called useful work or available energy. अवेलेबल एनर्जी, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं. तो बच्चों, जब भी हमसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल वर्क पूछा जाए तो हमें डेल्टा जी ही बताना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. फॉर एग्जांपल, इन गैल्वेनिक सेल, कोई 11th क्लास का स्टूडेंट है तो उसको समझ में नहीं आएगा ये गैल्वेनिक सेल कौन सा. वैसे तो 9th-10th में पता होता है. गैल्वेनिक सेल मतलब ड्यू टू सम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इट डिलीवर्स द इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे टॉर्च के सेल, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी. बट अगर कोई स्टूडेंट्स
मान लो ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हैं इसको और रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उनका आइडिया होता है उनको, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है या इलेक्ट्रिकल वर्क जो ऑब्टेन होता है वो डेल्टा जी आर के बराबर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, वेयर एन is equal to number of moles of electrons, F Faraday's constant 96,500 फैराडे कूलम के बराबर है ये। एंड E cell is cell EMF और cell potential इन वोल्ट। तो सेल ईएमएफ जो ऑब्टेन होता है, सेल पोटेंशियल, जैसे कई बार बोलते भी हैं ना कि 1.5 वोल्ट का सेल, 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, इस टाइप से, तो ये वो वोल्टेज है। तो गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर is the measure of maximum non-PV work that can be obtained from system, and the most common example of the non-PV work is electrical work. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, खासकर ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो गिब्स एनर्जी की बात कर ली हमने, स्पॉन्टेनिटी के 2 क्राइटेरिया भी पढ़ लिए। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इट एस्टैब्लिशेस एन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, बट अगर मुझे गिब्स फंक्शन चेंज अगर कैलकुलेट करना हो, प्रेशर टेम्परेचर भी कांस्टेंट ना हो, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करें, तो गिब्स फंक्शन कैसे चेंज होगा किसी सब्सटेंस के लिए, दैट वी कैन कैलकुलेट। ये बात यहीं खत्म हो गई, ये बात तो यहीं खत्म हो गई। अगला हेडिंग है कि किस तरीके से, हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन गिब्स फंक्शन ड्यू टू द वेरिएशन इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिखो यहां तक की बात पहले एक बार। Change in Gibbs function. Gibbs function मतलब G of a substance with variation in pressure and temperature. ये हेडिंग है। तो चेंज इन गिब्स फंक्शन G ऑफ ए सब्सटेंस विद द वेरिएशन इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ किस तरीके से ये गिब्स फंक्शन वेरी करेगा। तो आपने अगर थोड़ी देर पहले अगर ध्यान दिया हो तो एक इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी, आपने पढ़ा था कि dg इज इक्वल टू W नॉन पीवी वर्क प्लस VdP माइनस SdT, VdP माइनस SdT, इस तरीके से पढ़ा था। कंसिडरिंग नो नॉन पीवी वर्क, अगर नॉन पीवी वर्क को कंसिडर ना करें तो ये 0 ले लिया हमने, तो फिर dg किसके बराबर हो गया ना, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इस बार तो हम यही कह रहे हैं कि प्रेशर टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, तो किसी सब्सटेंस का, रिएक्शन का नहीं, किसी सब्सटेंस का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, आइडियल गैस का जी फंक्शन कैसे चेंज होगा। तो dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, यही तो हुआ। तो इसका मतलब डेल्टा जी अगर कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रेट करना होगा 1 से 2 तक VdP माइनस 1 से 2 तक SdT। तो ये इक्वेशन यूजफुल होगी, दैट वी शुड रिमेंबर। फॉर्मूला याद रखेंगे। नॉन पीवी वर्क को जनरली कंसिडर नहीं करते अनलेस कि हमसे इलेक्ट्रिकल वर्क ना पूछा जाए। तो यहाँ से dg की वैल्यू हो गई, डेल्टा जी की वैल्यू हो गई, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 to 2 VdP माइनस SdT। हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर, अच्छा इस वाली इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूं, डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो dg अपॉन dp की बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे,
तो ये वॉल्यूम V के बराबर होता है एंड डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो डी जी अपॉन डी टी डेल जी ओवर डी टी, डेल टी और डी जी अपॉन डी टी एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, वो एग्जैक्ट डेरिवेशन होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो पार्शियल डिफरेंशियल देते हैं डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो किसके बराबर, माइनस एस। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यू शुड रिमेंबर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो मान लो फॉर आइडियल गैस की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जनरल रिलेशन तो ये रहा, बट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करी तो dt तो वैसे ही जीरो हो गया। आइडियल गैस का प्रेशर वेरी करा रहा हो तो dg किसके बराबर हो गया, vdp, और v किसके बराबर, pv इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो pv इज इक्वल टू nRT, मतलब nRT अपॉन p dp। टेम्परेचर तो वैसे ही कांस्टेंट है तो डेल्टा g किसके बराबर हो गया, nRT तो बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 to 2 1 अपॉन p dp। तो डेल्टा जी किसके बराबर हो गया, एन आर टी एल एन पी टू ओवर पी वन। अगर किसी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम अगर प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वी कैन कैलकुलेट कि व्हाट विल बी द चेंज इन गिब्स फंक्शन ऑफ द आइडियल गैस व्हेन द प्रेशर इज चेंज फ्रॉम P1 टू P2, एन आर टी एल एन P2 ओवर P1। यही अगर मान लो किसी सॉलिड लिक्विड के लिए बात करें, for solid or liquid at constant temperature, सॉलिड और लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हुए सॉलिड लिक्विड के लिए बात करें तो भी एक बात तो क्लियर है, dt तो जीरो ही होगा, तो dg किसके बराबर हो गया, vdp, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इज नियरली कांस्टेंट। आप अगर ध्यान से देखो तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नियरली कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते, कांस्टेंट ही मान के देखें तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू वी P2 माइनस P1। इसमें अजम्पशन लिया है दैट वॉल्यूम इज टेकन कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल फेजेस होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब आसानी से कंप्रेस नहीं होते, वॉल्यूम चेंजेस नेग्लिजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेसेस। लोहे का 1 किलो का टुकड़ा है, थोड़ा हीट कर दो, गर्म कर दो, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, श्रिंक होगा, बट दैट वॉल्यूम चेंज विल बी नेग्लिजिबल अनलेस द प्रेशर अप्लाइड इज टू लार्ज। तो डेल्टा जी वी कैन, और मान लो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो फिर एस फंक्शन दिया जाएगा टेम्परेचर का, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो किसी सब्सटेंस का, रिएक्शन का नहीं, सब्सटेंस का गिब्स फंक्शन टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगा, एंड दैट इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल के वी कैन फाइंड आउट। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वी शुड कीप इन माइंड। चलो एक बार ये नोट करो, लेट अस टेक 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिया जाए कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज आइसोबेरिकली heated from 200 Kelvin to 300 Kelvin. Find change in Gibbs function if molar entropy of gas is given by the function 10 plus 2 into 10 to the power minus 2
टी। एंट्रोपी दी हुई है जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन में 10 + 2 × 10⁻⁻2T, इस तरीके से हम ये लेते हैं। तो 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज आइसोबेरिकली हीटेड। अब मान लो एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, आइसोबेरिकली बोल दिया, अगर आइसोबेरिक हीटिंग की बात कर रहे हैं तो डीपी तो 0 ही हो गया ना, तो हमसे तो क्या हुआ फिर, dg = vdp - sdt, ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया ना। तो फिर डेल्टा जी किसके बराबर हो गया, माइनस SDT 1 to 2, और S दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 + 2 × 10⁻⁻2T, एंड dt कहाँ, 200 केल्विन से 300 केल्विन, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट, कैसे, -10 और ये 300 - 200 माइनस 2 × 10⁻⁻2T dt, टी का डिफरेंशियल t²/2 इंटू हाफ t² मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। जूल में आएंगी सारी कैलकुलेशंस, ये जूल में आएंगी कैलकुलेशंस। तो कितना हो गया, 100 - 1000 माइनस 10⁻⁻2 इंटू ये 100 का स्क्वायर 10⁴ बाहर आ गया, 9 - 4, तो -1000। कैलकुलेशन एक बार जरा चेक कर लेना, 100 × 5 500 1500 जूल, that's it. So this is how we can calculate. तो 2 मोल आइडियल गैस इज आइसोबेरिकली हीटेड फ्रॉम 200 केल्विन टू 300 केल्विन। चेंज इन गिब्स फंक्शन निकालना हो, फॉर्मूला यही है, बट चूंकि आइसोबेरिक कहा हुआ था तो प्रेशर इज कांस्टेंट, और आइडियल गैस के लिए एस टेम्परेचर का फंक्शन होता ही है, वो तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, या ना भी माने, एस तो फंक्शन होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं होता, सॉरी मतलब चेंज होता ही है, उसका फंक्शन दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वी इंटीग्रेटेड एंड फाइंड आउट द वैल्यू। नोट करो और लेंगे क्वेश्चन। एक और सवाल लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन ऐसे कहे कि 4.5 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर is isothermally compressed from 1 bar pressure to मान लो कुछ ऐसे बोल दिया 101 बार प्रेशर। कैलकुलेट चेंज इन गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन में चेंज फाइंड आउट करो। क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार ये कॉन्सेप्ट यूजफुल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4.5 ग्राम ऑफ द लिक्विड वाटर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 बार प्रेशर टू 101 बार प्रेशर, कैलकुलेट द चेंज इन गिब्स फंक्शन। ठीक है, जरा देखना, पहले तो dg होता क्या है, dg इज इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी, और क्वेश्चन ने कहा है आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, इसका मतलब ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, dt जीरो है। और चूंकि यू आर डीलिंग विद लिक्विड वाटर का वॉल्यूम तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो डेल्टा g इज इक्वल टू क्या लिख दे, v p2 माइनस p1। इंटीग्रेट करेंगे तो dp का इंटीग्रल क्या होता है, p2 माइनस p1। अच्छा, वॉल्यूम कितना, मास दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं, और मास दिया है 4.5 ग्राम अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू 4.5 ml। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो तो वाटर की डेंसिटी एक बहुत स्टैंडर्ड डेटा है, बच्चों को याद रखना चाहिए, 1 ग्राम पर ml। पुटिंग द वैल्यू 4.5, यूनिट का ध्यान रखना, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू P2 माइनस P1, P2 प्रेशर 101 माइनस 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल इंटू मीटर क्यूब इज नथिंग बट जूल, ऐसा यूनिट है।
तो 4.5 इंटू 100, ये 100 हो गया, और ये 10 की पावर -1 बचा पास्कल जूल। बस यही आंसर होगा। तो कितना? 45 जूल। दैट्स इट। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है। फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, एंट्रोपी चेंज के, गिब्स एनर्जी चेंज के, एंड सो ऑन। अच्छा, एक बात और थोड़ा ध्यान देने वाली है कि जो गिब्स फंक्शन है, चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसी रिएक्शन के लिए हम स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया मानते हैं, और डेल्टा जी का फॉर्मूला था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है ये स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑन टेम्परेचर, हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन इसके ऊपर जेईई मेन में तो अक्सर ही आते हैं। लिखो ये वाली बात पहले यहाँ तक की। डिपेंडेंस ऑफ spontaneity on temperature। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी अच्छे से मेंशन्ड है, और जेईई मेन में तो अक्सर रेपिटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक बात पता है, फॉर रिएक्शन, मगर मैं किसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा जी आर ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होता है, तो डेल्टा एच आर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस आर। डेल्टा एस आर एंड डेल्टा एच आर को हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, टेकन इंडिपेंडेंट of temperature. These are taken independent of temperature, delta HR and delta SR. They are taken to be independent of temperature. ठीक है, तो ये तो मगर टेम्परेचर तो आ ही रहा है ना यहाँ पे। हो सकता है कि कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो, तो इट में बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस एट सम अदर टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा जी हमें नेगेटिव चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी, नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी हमें नेगेटिव शो करना है। तो टेम्परेचर अगर वेरी कराएं तो हो सकता है कि डेल्टा जी पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए, तो रिएक्शन मे टर्न स्पॉन्टेनियस और मे टर्न स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। इस बात को हम कह भी सकते हैं। कैसे? जैसे साइन ऑफ डेल्टा एच, साइन ऑफ डेल्टा एस, साइन ऑफ डेल्टा जी। इधर देखना, आप कैसे बोलोगे? हो सकता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, नेगेटिव, और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। साफ दिखता है कि डेल्टा जी नेगेटिव अगर चाहिए तो क्या चाहोगे? एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, क्योंकि डेल्टा एस आर या एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर तो केल्विन में है तो हमेशा पॉजिटिव होना ही है, तो ये सेकंड टर्म भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो एक तरीके से एक्सोथर्मिकनेस एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी favors reaction to be highly spontaneous। तो एक्सोथर्मिकनेस एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी हमेशा रिएक्शन को हाईली स्पॉन्टेनियस की तरफ फेवर करते हैं। तो किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना तो आप क्या चाहोगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, हीट लिबरेट हो,
और क्या चाहोगे, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, रैंडमनेस बढ़े। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस ऑफ द सिस्टम। तो साइन ऑफ डेल्टा एच नेगेटिव, साइन ऑफ डेल्टा एस पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो पहला टर्म नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो सेकेंड टर्म भी नेगेटिव हो गया। तो डेल्टा जी नेगेटिव है ऑलवेज। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। सभी टेम्परेचर कंडीशंस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और यदि उल्टा हो जाए, क्या ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एच आर पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो पहला टर्म पॉजिटिव, डेल्टा एस आर नेगेटिव है तो दूसरा टर्म भी ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज। नॉन स्पॉन्टेनियस एट all temperature conditions। बट थर्ड केस क्या, अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव। एग्जांपल्स होते हैं हर चीज के। एड्जॉर्प्शन, सरफेस पर, सॉलिड सरफेस पर किसी गैस को एड्जॉर्ब करवाओ, अटैच करवाओ, तो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू अगर अटैच हो रहा है तो भी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा। और गैसेस अगर मान लो आकर के चिपक रही हैं सरफेस पर, तो उनके मूवमेंट जो हैं वो घट जाते हैं, रैंडमनेस घट जाती है, तो एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ऐसे केसेस में पहला टर्म तो नेगेटिव हुआ, दूसरा पॉजिटिव हुआ। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहते हो तो आप टेम्परेचर कम रखो, तो ये नेगेटिव है एट लो टेम्परेचर, पॉजिटिव है एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर और नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो यहां स्पॉन्टेनियस हो गई और यहां नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। थोड़ा सा ये खिचड़ी ना पके, डिमार्केशन कर लो प्रॉपरली। लाइक दैट। बट दोनों ही अगर पॉजिटिव होगा तो पहला टर्म तो है ही पॉजिटिव और दूसरा टर्म नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव जब होगा जब टेम्परेचर हाई हो, तो ये नेगेटिव होता है एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, ये हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से कितना कितने को हाई मानने, नहीं, ये तो रिलेटिव है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। रिलेटिव टर्म है। किसी केस में रूम टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर हो सकता है, रिएक्शन में भी स्पॉन्टेनियस। किसी केस में 500 डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी एक लो टेम्परेचर हो सकता है, एज इन केस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की मेल्टिंग रूम कंडीशन पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा थोड़ी कि लोहा मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। यहाँ एक छोटी सी टेबल रखी है लोहे के, उसके लेग्स हैं पाइप के। ऐसा थोड़ी कि रूम कंडीशन में पिघल जाइए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट विल मेल्ट डाउन, इट विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो रूम कंडीशन पे लोहे की मेल्टिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट द हाई टेम्परेचर बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर एंड पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। Similarly, this is spontaneous, this is non-spontaneous। तो इस तरीके से आप ये कहते हो। तो रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं। यहाँ तो हमेशा स्पॉन्टेनियस या हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, यही दो केसेस हैं जहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो किसी और पर इट बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि डेल्टा जी जैसे ये है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस तरीके से कह रहे हैं। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कभी कभी पूछते हैं कि टेम्परेचर एट विच रिएक्शन टेंड्स टू बिकम स्पॉन्टेनियस। तो टेम्परेचर एट विच अगर ये कैलकुलेट करना हो, दैट इज टेंड्स टू बिकम स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0।
नेगेटिव होना चाहिए और टेंड्स टू शुड बिकम नेगेटिव, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डेल्टा जी एस, तो डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एच आर अपॉन डेल्टा एस आर। इस तरीके से वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अप्लाई करके अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर द टेम्परेचर। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो कैसे हो, ये कंडीशन यू कैन अप्लाई एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे। तो ये था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है किसी टेम्परेचर पर तो बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस एट सम अदर टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो ये था गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन में हमने ये कंडीशन भूलना नहीं है, ये तो हम बता ही चुके कि फॉर ए प्रोसेस, ये हमेशा याद रखना है, कोई फेस चेंज हो, कोई रिएक्शन हो, कुछ भी हो, इफ डेल्टा जी आर अगर 0 है तो इसका मतलब रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि रिवर्सिबल पे भी सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। डेल्टा जी आर अगर नेगेटिव शो कर रहा हो सिस्टम के लिए, ऑफ कोर्स कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो दिस इज स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी आर अगर पॉजिटिव है तो नॉन अकरिंग या नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होती हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर सिस्टम। क्वेश्चन सॉल्व करने में इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, उस क्वेश्चन में मैं 2-3 केसेस ले रहा हूं, आपको हर केस में बताना है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्वेश्चन लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो, नोट करो पहले एक बार पूरी बात। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसिडर करें। प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द फॉलोइंग फेस चेंज। फॉलोइंग फेस चेंज की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करो। बताओ कि अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर जो भी दिए जा रहे हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ए H2O लिक्विड 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहां पर एक काम करो, H2O गैस, H2O गैस यही ले लो, गैस 373 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा और देखो केस, H2O सॉलिड 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, H2O लिक्विड 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा और लो, H2O लिक्विड 373 केल्विन 2 एटमॉस्फेयर, H2O गैस 373 केल्विन 2 एटमॉस्फेयर। अच्छा और लो, H2O लिक्विड 270 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, H2O गैस 273 केल्विन
1 एटमॉस्फेयर। बताओ भाई, टिक मत मारना, कभी कह दो बी। अबे पागल है क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी है कभी ABCD देखिए और टिक मार दिया बी ना। हर केस में आपको ये बताना है कि डेल्टा जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या रिवर्सिबल होगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। बतलाओ, दिमाग लगाओ, सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर होगा। डू इट। बताओ क्या आंसर आया, देखिए। प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द फॉलोइंग फेज चेंज। क्या, जरा देखना, अगर ध्यान से देखो फेज चेंज क्या है। ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपराइजेशन है। और आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। आपको पता है फेज चेंज इज कंसिडर्ड रिवर्सिबल। फेज चेंज इज रिवर्सिबल इफ इट इज अकरिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एट द गिवन एटमॉस्फेरिक गिवन प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन। आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर पर जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। पता है आपको, इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, तो ये रिवर्सिबल फेज चेंज है। क्या डेफिनेशन दी थी हमने कि फेज चेंज अकरिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और ट्रांजिशन टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर इज कंसिडर्ड रिवर्सिबल। और उस रिवर्सिबल के लिए डेल्टा जी क्या होगा, 0। डेल्टा जी आर इज 0 या डेल्टा जी फॉर दिस प्रोसेस इज 0। आर भी मत लिखो, रिएक्शन नहीं है, फेज चेंज है, तो ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो ये रिवर्सिबल फेज चेंज। स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस नहीं है, रिवर्सिबल है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये फेज चेंज इज रिवर्सिबल। सेकंड पे आओ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, मेल्टिंग की बात कर रहा है। और आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग करवा रहे हैं। तो इसका मतलब एट ए गिवन एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट पर फेज चेंज हो रहा है, तो मेल्टिंग तो रिवर्सिबल कहलाएगी। तो रिवर्सिबल है ये, रिवर्सिबल फेज चेंज। ये भी रिवर्सिबल फेज चेंज है, तो इसके लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0। जरा तीसरे पे आना, H2O लिक्विड, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन है, वेपराइजेशन है, मगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बताओ फेज चेंज क्या होगा। ये एक बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। क्या ध्यान रखने वाली है कि 2 एटमॉस्फेयर पर जो बॉइलिंग पॉइंट, 1 एटमॉस्फेयर पर बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। 1 एटमॉस्फेयर पर बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा होता है बच्चों ने। केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से हमें यह पता होता है कि जब लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करते हैं तो अगर सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दोगे, प्रेशर अगर बढ़ाओगे 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर करोगे मान लो, तो इक्विलिब्रियम जो है दैट शिफ्ट्स। प्रेशर अगर बढ़ाया तो सिस्टम चाहेगा प्रेशर कम हो, तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां गैस के मोल्स कम हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये साफ दिखाई पड़ता है। समझो पहले बात को, H2O लिक्विड पढ़ाता याद है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। 1 एटमॉस्फेयर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 केल्विन, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया आपने, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, सुन लो लिखना बंद करो, ध्यान दो। प्रेशर बढ़ा के अगर 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया।
बैकवर्ड शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेपराइजेशन था ये तो प्रोसेस रुक गया। अब अगर बढ़े हुए प्रेशर पे अगर वेपराइजेशन कराना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब लिक्विड को वेपराइज कर रहे हैं गैस में और प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। 373 केल्विन तो बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे है, प्रेशर बढ़ा है 2 एटमॉस्फेयर तो बॉइलिंग पॉइंट 373 से ज़्यादा होगा। 2 एटमॉस्फेयर पर बॉइलिंग पॉइंट 373 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब गिवन टेम्परेचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट एट 2 एटमॉस्फेयर। गिवन टेम्परेचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट एट 2 एटमॉस्फेयर। और अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली जरा यहां देखना, H2O लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर और बॉइलिंग पॉइंट होता है 3 ले लो, 300 लेना चाह रहे थे, ठीक है 370, यहाँ भी 70 लो, करेक्शन कर लो जरा, लास्ट वाले में करेक्शन कर लो, ठीक। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर पर 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम है। बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर बॉइलिंग करवाओ तो कैसे होगी भाई, नहीं होगी बॉइलिंग, नहीं होगी बॉइलिंग, तो डेल्टा जी इज अगेन पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आएंगे और आप कह सकते हो अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। ये थे कॉन्सेप्ट डेल्टा जी। एक आखिरी चीज बची हुई है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब वो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड केपी वैल्यू। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम और केपी। हमने जब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी तो वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया था, डेरिवेशन नहीं यूज़ किया था। वी कैन डिराइव इट नाउ, डिराइव कर लेंगे, हालांकि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो डेरिवेशन तो पढ़ेंगे, बाकी वो फॉर्मूला यूजफुल होगा थ्रू विच यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन में जरूर रखें। कीप दिस क्वेश्चन इन रिवीजन एवर, हमेशा हमेशा रिवीजन में जरूर रखना है। नोट करो यहां तक की बात। हेडिंग लिखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Standard Gibbs energy of the reaction is what? Delta GR naught. तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो कोई रिएक्शन ले लिया आपने A प्लस बी, बी कन्वर्टेड टू रिवर्सिबल रिएक्शन है CC प्लस DD। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, तो आपको एक बात तो पता है कि आप किसी रिएक्शन का डेल्टा GR कैसे लिखते हो, रिएक्शन का समेशन ऑफ G वैल्यूज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ G वैल्यूज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ऐसे ही लिखा जाता है। समेशन ऑफ द G वैल्यूज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ द G वैल्यूज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के तो ऐसे लिखोगे। आ रही बात समझ में? अब एक बात ध्यान दो, मान लो जैसे कोई सब्सटेंस है, फॉर अ सब्सटेंस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आज ही पढ़ा है, व्हाट, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। और ये सब जो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी रिएक्शन के पैरामीटर्स जब डिटरमिन किए जाते हैं तो गिवन टेम्परेचर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। गिवन टेम्परेचर का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर रहा हो उसी पे सारे मेजरमेंट होने हैं। गिब्स एनर्जी सभी सब्सटेंस की सेम टेम्परेचर पे ली जानी चाहिए, तो dt तो 0 हो गया।
तो यहाँ से dg की वैल्यू हो गई VdP। और अगर गैसेस से डील कर रहे हैं, गैसेस के लिए डिराइव करना बहुत आसान होता है, तो गैसेस के लिए डिराइव कर रहे हैं तो डेल्टा G इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था वो, nRT ln P2/P1, यही था ना। और डेल्टा G क्या मतलब G2 - G1, nRT ln P2/P1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लो फॉर सब्सटेंस A, मान लो गैसियस फॉर्म में ले लिया मैंने इसको, गैसेस ही ले लो, ये गैस रिएक्शन को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो फॉर सब्सटेंस A, तो Ga माइनस Ga नॉट, नॉट का मतलब क्या हुआ, व्हेन प्रेशर इज Ga नॉट का मतलब व्हेन प्रेशर ऑफ A इज स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज 1 बार। किसी नॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि गैस आइडियल है और प्रेशर उसका 1 बार है। आइडियल कंडीशन कोई नई बात नहीं है, हालांकि और सीखेंगे हम इन थर्मोकेमिस्ट्री। अब बस थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा, थर्मोकेमिस्ट्री चालू करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम डिफाइन भी करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब, स्टैंडर्ड प्रेशर है तो 1 बार और कंसंट्रेशन है तो 1 मोल पर लीटर। कर देंगे, बाद में डिफाइन कर देंगे, अभी पहले ही हम समझा दिया आपको बात कि स्टैंडर्ड कंडीशन में तो फिर ये क्या हो गया, n मतलब A के मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A की बात कर रहे हैं तो A मोल्स हैं, RT ln व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन कितना 1 बार, P1 की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से आपने जब Ga कैलकुलेट करा तो क्या हो गया, Ga नॉट प्लस RT ln पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली Gb की वैल्यू क्या लिख सकते हो, Gb नॉट। किसी को डेरिवेशन थोड़ा पेन मार रहा हो तो यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम्स। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो सब पढ़ते हैं सीखते भी हैं। RT ln Pb की पावर B। सिमिलरली Gc इज इक्वल टू Gc नॉट प्लस RT की ln पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C। सिमिलरली GD इज इक्वल टू व्हाट, GD नॉट प्लस RT ln PD की पावर D। यही हुआ। अब जरा यहाँ आ जाओ, तो डेल्टा GR क्या हो गया, G वैल्यूज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, मतलब C के लिए और D के लिए। तो C के लिए लोगे तो ये मान लो इसके लिए आ चुका है GC के लिए, तो GC प्लस C मोल्स के लिए है पूरा का पूरा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हैव बीन अकाउंटेड। तो GC नॉट पहले वाले टर्म जुड़ेंगे प्लस RT ln पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C प्लस GD नॉट प्लस RT ln पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D माइनस GA नॉट प्लस माइनस ही हो जाएगा, अब तो माइनस साइन चल रहा है ना, C के लिए तो घटाना है ना, माइनस RT ln पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A माइनस GB नॉट माइनस RT ln पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। GC नॉट, GD नॉट, GA नॉट, GB नॉट, ये आ गया डेल्टा GR नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और ये हो गया डेल्टा GR प्लस RT कॉमन ले लो ln, ये हो गया कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B एट एनी इंस्टेंट। यहाँ से रिलेशन आ गया डेल्टा GR एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा GR नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर गिब्स एनर्जी का चेंज, प्लस RT ln Q, where Q is reaction coefficient। तो डेल्टा GR इज इक्वल टू डेल्टा GR नॉट प्लस RT ln Q। व्हाट इज Q? Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगली स्क्रीन पर चलेंगे, जगह ना मिल रही यहाँ, लिखिए तो यहाँ तक की बात। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, डेल्टा GR इज इक्वल टू
डेल्टा जी आर नॉट प्लस 2.303 आर टी ln को log बेस 10 पे कन्वर्ट कर दिया एंड क्यू। ये कोई फॉर्मूला नया नहीं है, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज किया था, ये इक्विलिब्रियम में हम यूज कर चुके हैं। वेयर, मैं फिर बोल रहा हूं, डेल्टा जी आर गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। वोल्टेज डेल्टा जी आर नॉट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। Standard gives energy of reaction. And what is Q? Reaction quotient. Reaction quotient T, temperature in Kelvin. इस तरीके से ये चीज ली जाती है। अब एक बात पता है, अच्छा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है वो भी लिखो। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर हम गिब्स एनर्जी का चेंज मेजर कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। नॉट लगा दिया, नॉट मतलब जीरो लगा दिया ऊपर, तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर गैसेस हैं तो वो आइडियल लेना है एंड उनका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 1 बार लेना है। सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फेज अगर है तो मोलैरिटी 1 m लेना है, और सॉलिड और लिक्विड से डील कर रहा हो तो प्योर होने चाहिए एंड 1 बार प्रेशर। दे शुड बी टेकन एट 1 बार प्रेशर। अगर ये कंडीशन मेंटेन है किसी रिएक्शन के अंदर, मान लो गैसेज इन्वॉल्व हैं, अगर वो आइडियल हैं और साथ ही साथ उनका पार्शियल प्रेशर 1 बार है, या अगर सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन फेज में डूबे हुए हैं पानी के अंदर टाइप से, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, या सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व है तो दे शुड बी प्योर, दे शुड नॉट बी एलॉयज, दे शुड बी प्योर एंड एट 1 बार प्रेशर। अगर ये कंडीशन मेंटेन है तो इन सब कंडीशंस का कलेक्शन कहलाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। नो, टेम्परेचर इज नॉट इंक्लूडेड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। टेम्परेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस। हालांकि ज़्यादातर डेटा हम 25 डिग्री सेल्सियस पर लिस्ट करते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान करके आगे की बात बढ़ाई जाती है। अब ये तो किसी रिएक्शंस के लिए हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपको पता है कि Q बिकम्स इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। जनरली हम अगर गैसेस के लिए बात कर रहे हैं जैसे Kp के बराबर, Kp गैसेस रिएक्शन के लिए, Kp फॉर गैसेस रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन मान लो सॉल्यूशन फेज में हो रही है तो Kc ले लेंगे, तो इक्विलिब्रियम Kp होगा ये, और डेल्टा जी आर क्या भी हो जाता है, 0। गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0, ये तो पता है। एट इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0, पर पढ़ लिया। स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव, इक्विलिब्रियम स्टेट में है या रिवर्सिबल सिस्टम है तो डेल्टा जी इज 0, और यदि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव। तो फिर एक इक्वेशन क्या बन के आ गई, इक्वेशन बन के आ गई डेल्टा जी आर नॉट, मतलब ये 0 हो गया, तो डेल्टा जी आर नॉट को इधर ले आओ तो -2.303 RT log of Kp. So this is the formula which we have frequently used in solving the numerical questions in chemical equilibrium. और डेल्टा जी आर का एक और फॉर्मूला है डेल्टा एच आर नॉट माइनस डेल्टा एस आर नॉट। जरूरत पड़ने पर यह भी आप यूज कर सकते हो, और एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज से भी चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर यहाँ से Kp की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या Kp दिया हो तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जो यूनिट RT की होगी वही यूनिट डेल्टा जी आर की होगी। तो R अगर जूल में ले रहे हो तो डेल्टा जी भी जूल में आएगा, R अगर किलो जूल में लोगे तो डेल्टा जी भी किलो जूल में आएगा। टेम्परेचर तो केल्विन में लेना ही है। तो ये था वो डेरिवेशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में चिल्ला कई बात कही थी, अब फिर बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नीड नॉट बी 0 एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी आर नॉट
need not be equal to 0 at equilibrium state. तो डेल्टा जी आर नॉट नीड नॉट बी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी आर नॉट नीड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कोई नया नहीं है, आज हमने डिराइव किया इन थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? तो इस तरीके से अब मैं क्वेश्चन इस पर ले नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हम इनफ क्वेश्चंस वी टॉक्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की जो शीट थी, डीपीपी थी, शीट और डीपीपी में आपने अगर प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ होगा तो कई क्वेश्चन से आप कम अक्रॉस हुए होंगे एंड यू माइट हैव सॉल्व्ड मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैम। किए होंगे क्वेश्चन आपने। अब अगर नहीं किए हुए हैं तो पक्का आपने शीट सॉल्व नहीं की है। बच्चे जो होमवर्क नहीं करते, डीपीपी शीट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने, यूँ मान लो। पाँव में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे ही खुद पाँव मार रहे हैं जानबूझ करके। केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते, रैंक वैंक तो बिल्कुल नहीं आती। मरा खपा कोई सिलेक्शन हल्का फुल्का हो जाए तो बात अलग है। बाकी तो अगर IITs में जाना है भूल जाओ आप। अगर शीट सॉल्व नहीं करोगे, एक्सरसाइज 1 सॉल्व नहीं करोगे, 3 सॉल्व नहीं करोगे, 2 भी सॉल्व करनी चाहिए IITs के लिए तो अच्छे से बढ़िया से एवरीथिंग यू शुड सॉल्व। तो उसके लिए 11-12 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी होती है। वो एक मापदंड है, वो एक रेफरेंस है कि भाई 11-12 घंटे पढ़ाई करोगे तो ना बैकलॉग जनरेट होगा, ना डीपीपी शीट में बैकलॉग रहेगा, ना थ्योरी में बैकलॉग रहेगा। NCERT पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो NCERT प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कई थियोरेटिकल चैप्टर्स होते हैं, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उस तरह के चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब चीज़ें याद करने वाली होती हैं। याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। दैट इज इट। थर्मोडायनेमिक्स कम्स टू एन एंड। थर्मोडायनेमिक्स पर हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी लिए हैं, बताई भी ये बात। अब आप शीट में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, यू कैन कन्वीनियंटली सॉल्व द क्वेश्चन। नोट करेंगे पूरी बात।